शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है, भारतीय बाजार में नहीं, विदेशी बाजार में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला चला, लिबरेशन डे का नाम दिया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। इस वक्त अब पलटवार भी हो रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। चीन के बाजार ने, चीन की इकोनॉमी ने भी एक तरह से रिएक्ट किया है। भारत के लिए ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे प्रथम तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विलंब से आप लोगों से जुड़ा। मुंबई शहर में ट्रैफिक की परिस्थिति तो आप सभी को पता है, तो इस वजह से थोड़ा विलंब से मैं आपसे जुड़ा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए मानसी, केवल मात्र अमेरिका को छोड़कर के बाकी अन्य देशों की तरफ से इसकी लिए टिप्पणियां करी जा रही है या फिर आलोचना हो रही है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ही काफी सारे प्रदर्शन हो रहे हैं जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये लिबरेशन डे रोज गार्डन से जो 180 से ज्यादा देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई हैं, और उसके पश्चात बहुत सारी और अभी भी प्रतिक्रिया हमने सुनी है, आगे जाकर के और सुनेंगे। और ये मात्र अंत नहीं है साक्षी, मानसी। आगे जाकर के उन्होंने ये भी टिप्पणी करी है कि अगर अनिवार्य होगा तो और भी टैरिफ्स बढ़ेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो शायद हमारा मानना है कि आने वाले कुछ समय तक पूरे विश्व भर के बाजार को, अमेरिका के बाजार को भी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी। शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी गिरावट के साथ बंद हुआ अमेरिका का बाजार। डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P, जो भी आप सूचकांक देख लीजिए। हमारे यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक तो भारत के ऊपर 26% की रेसिप्रोकल टैरिफ लगी है। 2.2% जो GDP है वो एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका को। इतना बड़ा भारी नुकसान हो, इसकी संभावना हाल की परिस्थिति में जो भी है मानसी, कम लग रही है। 9 तारीख को इस हफ्ते RBI की बैठक है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में, और 10 अप्रैल के पश्चात, 10 अप्रैल से, क्योंकि TCS के नतीजे 10 अप्रैल को आएंगे, चौथी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। हमें ये मानना है, हमारा ये मानना है कि शायद नतीजे अगर बेहतर आते हैं तो थोड़ी बहुत गुंजाइश नीचे की तरफ कम हो सकती है। और जिस तरह की परिस्थिति अमेरिका में है, देखिए पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है, महंगाई दर ऊपर जा सकती है, ब्याज दरों में कटौती जो अनुमान पावेल साहब का था उस स्तर पर नहीं होगी, क्योंकि महंगाई दर ऊपर जाएगी। और डॉलर का कमजोर होना, हालांकि राष्ट्रपति खुद चाहते थे अमेरिका के ट्रंप के डॉलर कमजोर हो, और वही हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं देखता हूं तो एक अर्थव्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में मुझे अगर थोड़ी बहुत स्थिर नजर आती है तो वो हमारा भारत देश है। देखिए 3-6 महीने तक ये परिस्थिति दूर नहीं होने वाली है, प्रतिक्रिया होगी, और आगे जाकर के और हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है पूरे विश्व भर के बाजार में। लेकिन अगर आप कारोबारी नहीं है, क्योंकि मैं कारोबारी को तो मैं कोई तरह का टिप्पणी या ज्ञान नहीं दे सकता हूं, बुनियादी तर्क के आधार पर विशेषज्ञ हूं, तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका होगा। दो चीज अच्छी हो रही है, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हुआ है मानसी, और कच्चा तेल मेरे ख्याल से पिछले 2 या ढाई साल के निचले स्तर पर आया है। ये उभरते हुए बाजारों के लिए अच्छी बात है। हमारे साथ हैं गौरांग भाई, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। गौरांग भाई, थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन भी रहा था, आप ग्लोबल टैरिफ के बारे में बता रहे थे मेरे एक सहयोगी के क्वेश्चंस के आंसर पर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और बदल देता हूँ। मेरा ये मानना है कि चलिए टैरिफ का वॉर थोड़ा और आगे चलता है, मान लो एग्जांपल करीब 1 महीने तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, टेबल्स पे नहीं बैठते, नेगोशिएशन नहीं होता, XYZ कुछ चलता रहता है, मान लो तो बीइंग एज एन इंडियन मार्केट्स के प्लेयर होने के नाते हमको क्या करना चाहिए? धन्यवाद डिम्पी जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए डिम्पी भाई, ऐसा है कि आप और हम काफी लंबे समय से जुड़े हैं, और शेयर बाजार को लेकर के हमने जो हमारी सोच और हमारा जो अनुभव है उसको लेकर के, जब कभी भी भारतीय शेयर बाजार को लेकर के हमने टिप्पणी करी है तो ज्यादातर वो सकारात्मक स्तर पर करी है, और हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है।
देखिए, ये शोर शराबा, उठापटक, आगे जाकर के और भी टैरिफ्स लगेंगे, शायद कुछ बुद्धिमानी जीव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सही राय देंगे राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि आलोचना इसकी अमेरिका में तो हो ही रही, बाकी अन्य देशों में तो हो रही, लेकिन अमेरिका में भी हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं एक सीधी सीधी बात बोलता हूं डिम्पी भाई, देखिए, जहां पर पूरे विश्व भर में इस टैरिफ को लेकर के काफी सारी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है, विकास दर धीमी पड़ सकती है, रिसेशन में जा सकते हैं, स्टैग्नेशन हो सकता है, ब्याज दरें कटना तो दूर, मेरे ख्याल से आगे जाकर के बढ़ने की संभावना है। देखिए डिम्पी भाई, मैं ये कह रहा था, पहले तो आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। जहां पर विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, मंदी की चपेट में जा रही है, विकास दर का आगे बढ़ना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ब्याज दरों में कटौती होना अब आगे जाकर के असंभव लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप भारत देश को देखें तो भारत देश की अर्थव्यवस्था, जो मैं पढ़ रहा था, 6.2 6.4 के आसपास आगे बढ़ रही। अगर धीमापन आता है तो हो सकता है छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद यहाँ पर भी नीचे आए, लेकिन 6 के आसपास अगर फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो इस तरह की रन रेट को लेकर के कोई ऐसी दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं है उभरते हुए बाजारों में जो हमारा मुकाबला कर सके, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर महंगाई दर अगर आप देखें तो नीचे आई है और आने वाले समय में संभवता है कि अगर मेघराज ने अपना आशीर्वाद बरकरार रखा हमारे देश के ऊपर और फसल और पैदावार अच्छी हुई तो शायद ये और भी नीचे आ सकती है। उस परिस्थिति में संभवता है कि ब्याज दरों में और कटौती होगी। हालांकि 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 9 तारीख को कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में होगी और जो आरबीआई गवर्नर के तरफ से टिप्पणियां होगी वो काफी महफूज टिप्पणियां होगी। कोई ऐसा चिंता का कारण बहुत बड़ा उभर करके आया ऐसा नहीं करे। देखिए, छोटी मध्यम अवधि के आप कारोबार करते हैं तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, आप उसका प्रयोग करके जो आपको अनुकूल लगे उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूं डिम्पी भाई कि ऐसी परिस्थिति में आपको कारोबार कम और लंबी अवधि के लिए सक्षम और मजबूत कंपनी में निवेश करना ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे ही बाजार होते हैं जो आपको मौका देते हैं डिम्पी, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। अब वो कहां पर है, आपका प्रश्न दूसरा आने से पहले मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, हमें लग रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र अच्छा रुझान लेकर के आएगा। जिस तरीके से चौथी तिमाही की बिजनेस अपडेट आए, अभी इंडसइंड बैंक की अपडेट आई थी, मैं तो पहले से ही दिक्कत में है तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जो अपडेट आए एनबीएफसी के, बजाज फाइनेंस के, वो काफी सकारात्मक। सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, ये क्षेत्र मैं इसलिए बता रहा हूं डिप्पी क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो अब तक और शायद आने वाले भविष्य में ये ट्रंप का जो तांडव है ट्रेड और टैरिफ वॉर और लटकती तलवार को लेकर के, ये सब क्षेत्र जो है वो परे हैं फिलहाल, और इन पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर होगा उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। नहीं, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है सर। आपको मैं दोनों पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ। जब भी इस तरह की मेजर गिरावट आए, आप एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए, मौका देख के, फाइनेंशियल लिवरेज को चेक करते हुए। बैंकिंग, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल गुड्स, ये कुछ एक सेक्टर्स आपने और नोटिस करवाए हैं जहाँ पर आप ग्रीन एरियाज देख सकते हैं, नॉट ग्रे एरियाज, ग्रीन एरियाज देख सकते हैं। आशीष, मेरे सवाल पे आपका टेक क्या है? पहले डुओपोली हुआ करता था, अब मेरे को लग रहा है ये तो एक तरफा वाला बिजनेस है आजकल तो भारतीय एयरटेल का। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी भाई। जियो भी प्रतिस्पर्धा में और वोडाफोन को मेरे ख्याल से 5G में नक्शे कदम रखने की तैयारी हो रही है। कुछ ट्रायल चल रहे हैं कुछ शहरों में, लेकिन अगर आप बुनियादी दर की बात करें तो मैं वही बता रहा था डिम्पी भाई। देखिए, यह बाजार ऐसा है कि आपको सबसे प्राथमिकता तो पहले आपको दिग्गजों को देनी चाहिए, जहां पर नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर शायद छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप से पहले रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो करीबन 1850-1900 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित भारतीय एयरटेल पर बुनियादी दर के आधार पर और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है डीपी जो मेरे ख्याल से ये ट्रंप की
टैरिफ की तलवार से परे हैं। तो ये भी अच्छा क्षेत्र है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस वित्तीय वर्ष, इस कैलेंडर वर्ष में दिसंबर 2025 तक टैरिफ में हमने जैसे पिछले साल एक बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, वैसी बढ़ोतरी शायद इस साल भी आती हुई दिखाई देगी आपको। यस है। सर, आईटी कंपनीज को अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट में सबसे आगे रखें, क्योंकि ये पहले भी नहीं चले थे, अभी यूएस की वजह से भी और टूट रहे हैं। मार्केट में ये है कि अगर स्लो डाउन मंदी आती है तो शायद हो सकता है इंडियन आईटी कंपनी का बजट जो उनको यूएस से मिलता है वो थोड़ा कम हो जाए। ये सोचना कितना ठीक है सर? देखिए डिम्पी भाई, अनिवार्य सोच है ये, इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करूंगा, और मैं भी इस मत से सहमत हूं कि अगर अगर प्रश्न है और शब्द है अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आई, वहां पर धीमापन आया, और ये पहली बार ये नहीं है, मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हो चुका है। लोगों को डर था, आज से मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात है, अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा, धीमापन आएगा, बजटरी कट्स होगा। 3-4 साल पहले भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंची नहीं, मंदी की चपेट में आई नहीं, ना ही तो आपने बहुत ही खराब तरीके से धीमापन देखा। अगर इस बारी जो ट्रंप साहब ने किया है उसके चलते अमेरिका में जो गुंजाइश है, और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं टिप्पणियां कर रही हैं पिछले 2-3 दिनों से कि 40% संभावना है, 60% संभावना है अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमापन हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ छोटी से मध्यम अवधि के लिए जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं, जो बजटरी अलोकेशंस होते हैं, जो आईटी कंपनियों के ऊपर खर्चा करती है कंपनी अपने आईटी एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित करने के लिए, वहां पर थोड़ा धीमापन आ सकता है, और उसके कारण संभावना है कि आईटी क्षेत्र के नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आ सकते हैं। ये संभावना की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी तक ये प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि अमेरिका वास्तविकता में मंदी की चपेट में आएगा या धीमापन आएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए आईटी क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर से मेरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए वही टिप्पणी करूंगा कि अगर आईटी क्षेत्र में इस कारण को लेकर के नतीजे खराब आते हैं या फिर मैनेजमेंट तरफ से टिप्पणियां कमजोर हुई, तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का बहुत ही सुनहरा समय होगा, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया। वैसे तो मार्केट में करंट स्थिति जो है, सिनेरियो जो है, उसे देखते हुए नई पोजीशंस या किसी भी तरह के नए स्ट्रैटेजी से दूर रहना है, लेकिन उन सेक्टर्स पर जिक्र या बातचीत जरूर की जा सकती है जो कि आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट जरूर करेंगे। ऐसा ही एक सेक्टर पावर सेक्टर, मार्च के महीने में अगर देखें पावर डिमांड बढ़ी है ऑलमोस्ट 6 से 7% की, और अनुमान यही लगाया जा रहा है गर्मियों की सीजन शुरू हो चुके हैं, हीट वेव, गर्मियों का बढ़ना, और लगातार साल दर साल जिस तरह से एटमॉस्फेयर में मूवमेंट्स हमने देखे हैं, हर साल हम यही कहते हैं कि गर्मियां पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में भी अगर आप देखें पावर डिमांड पीक पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। पावर सेक्टर पर किस तरह के आउटलुक आने वाले 2 से 3 महीनों में इस सीजन के दरमियान नजर आ सकते हैं आपके हिसाब से? मानसी, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो टैरिफ तलवार से परे है, और वास्तविकता ये है कि मार्च के महीने से ही जो गर्मी का पारा था वो 38 और 40 के आसपास पहुंच गया था। अब धीरे धीरे करके अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, जहां पर गर्मी का प्रकोप बहुत ही भयंकर होगा, खास करके उत्तर भारत में जो राज्य हैं, अहमदाबाद, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार वगैरह वगैरह जो भी राज्य है, अक्सर गर्मियों के समय पर वहां पर गर्मी की मार बहुत ज्यादा होती है, और जिस प्रकार से पर्यावरण में हामी पहुंचा रहे हैं हम सब, ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है जिसके कारण गर्मी का पारा और भी ऊपर जा सकता है। ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी है अभी से ही, अप्रैल में अंत तक और मई के अंत तक शायद ये मांग और भी तीव्रता से ऊपर जाएगी, इसलिए
केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दरखास्त करी है कि वो अपनी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 100% प्लांट लोड फैक्टर पर ले जाए और तीव्र गति से नए ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। सोलार, विंड, जहां पर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द ऊर्जा उत्पादन की क्षमता लग जाती है, वहां पर भी ध्यान दिया जा रहा है। टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीएससी, टोरेंट पावर, ये खास करके जो ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वहां पर खरीदारी की राय है। पावर ग्रिड जो कि ऊर्जा वितरीकरण करती है, और एक कंपनी जो कि ऊर्जा उपकरण, आधुनिक ऊर्जा उपकरण बनाती है, वो है केईसी इंटरनेशनल। तो इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय रही है और मैं मानता हूं कि ये क्षेत्र, जैसे मैंने बताया, वो जो टैरिफ की जो परिस्थिति और खबरें उससे थोड़ा परे है।